चलिए हम लोग इसके पहले मौर्य प्रशासन देख रहे थे। मौर्य प्रशासन के तहत हम लोगों ने सामान्य प्रशासन देखा। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, है ना, नगर प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था। आज हम लोग देखेंगे न्याय व्यवस्था। ठीक है। लिखिए, डायरेक्ट लिखना है। उसमें जो शब्द महत्वपूर्ण होगा हम आपको समझाएंगे। बोलें। हाँ, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था। बोलें। लिखिए। मौर्य काल में राजा का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तथा राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अगला फैक्ट। राजा के न्यायालय में दीवानी तथा फौजदारी, दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती थी। अगला फैक्ट। ग्राम न्यायालय सबसे निचले स्तर का न्यायालय तथा ग्रामीण सबसे निचले स्तर का न्यायाधीश होता था। सबसे निचले स्तर का न्यायाधीश होता था। अगला फैक्ट। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे। दो प्रकार के न्यायालय थे। नंबर एक, हेडिंग के रूप में, नंबर एक, धर्मस्थीय न्यायालय। अर्थात दीवानी न्यायालय। यहाँ के न्यायाधीश को
व्यावहारिक कहा जाता था। व्यावहारिक, व्यावहारिक कहा जाता था। बातें समझ में आई? नंबर 2, कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय अर्थात फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय यहाँ का न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। प्रदेष्टा। बातें समझ में आई? चलिए अगली हेडिंग बनाइए। सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था। बोले मेगस्थनीज की, मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य काल में सेना के 6 अंग थे। नंबर 1, नौसेना। नंबर 2, पैदल सेना। नंबर 3, अश्वारोही सेना। नंबर 4, गजारोही सेना। नंबर 5, रथ सेना। नंबर 6, युद्ध सामग्री तथा खाद्यान्न आपूर्ति विभाग या विभाग। युद्ध सामग्री तथा खाद्यान्न आपूर्ति विभाग यानी जो सैनिकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। और ये 5, ठीक है। नौसेना, ठीक है, पैदल सेना,
घुड़सवार सेना, हाथी की सेना और रथ सेना। ठीक है। नौसेना का पहला उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही मिलता है। ठीक है। अगली हेडिंग, आर्थिक व्यवस्था। बोले, लिखिए। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। जो सामान्यतः कुल उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था। अगला फैक्ट, कृषि योग्य भूमि को दो श्रेणियों में बांटा गया था। नंबर 1, देवमातृक भूमि। इसके सामने लिखिए, वर्षा जल से सिंचित भूमि। ठीक है। यानी ये ऐसी भूमि होती थी कि भगवान के द्वारा जितना बारिश होती थी वो पर्याप्त होती थी, उसी से उत्पादन हो जाता था। ठीक। ये परीक्षा में पूछा जाता है, देवमातृक भूमि का क्या तात्पर्य है। नंबर 2, अदेव मातृक भूमि। जस्ट इसका अपोजिट है। अदेव मातृक भूमि। इसके सामने लिखिए, सिंचाई के कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि, जैसे नहर, तालाब, कुआं आदि के जल से सिंचाई किया जाए तब उत्पादन होता था, यानी वहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। क्लियर। अगला फैक्ट, अर्थशास्त्र में मिलता है, जैसे
जैसे भाग, इसके सामने लिखिए भूमि कर। भाग का मतलब भूमि कर। सीता, सीता के सामने लिखिए राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। प्रवेश से, प्रवेश से का मतलब आयात कर। निष्क्राम्य, निर्यात कर। ठीक है, इसे इरेज कर दें। प्रणय कर, इसका मतलब आपातकालीन कर। उदक भाग, सिंचाई कर। बिस्टी बहुत महत्वपूर्ण है। बिस्टी का मतलब बेगार। बेगार जानते हैं, मतलब बिना कोई पारिश्रमिक अदा किए जो कार्य करवाया जाता है उसी को बिस्टी कहा जाता था, बेगार। बेगारी मतलब आपको काम करना ही है, आप आइए काम करिए। चना चबैना माने दाना पानी भोजन मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसी को बिस्टी कहा जाता था। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट। मौर्य काल का मानक सिक्का पड़ कहलाता था। जो चांदी का होता था।
चलिए, हमने क्या कहा आपसे? मौर्य काल का मानक सिक्का पड़ कहलाता था या था, जो चांदी का होता था। ठीक है। अगला फैक्ट, मौर्य काल का पूर्वी तट का पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह हड़ौच गुजरात में पड़ता है। गुजरात, आप चाहें तो लिख लें। तथा पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति ये पश्चिम बंगाल में है। था, ताम्रलिप्ति था। क्लियर? अब लिखिए सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। लिखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन समाज चार वर्णों में विभाजित था। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। अगला फैक्ट, समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। अगला फैक्ट, मेगस्थनीज की मेगस्थनीज मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन समाज सात जातियों में विभाजित था। अगला फैक्ट, मेगस्थनीज के अनुसार
भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब जानते हो क्यों? इसका मतलब भारत में दासों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। दासों को परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता था और मेगस्थनीज दासों को पहचान ही नहीं पाया और उसे लगा कि भारत में कोई दास प्रथा है ही नहीं है, क्योंकि यूरोप में यूनानी साम्राज्यों में दासों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इसीलिए वो गच्चा खा गया, वो समझ नहीं पाया, उसे लगा कि है ना। अगला फैक्ट, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति के माध्यम से जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा। अभी तक जितना हमने आपको लिखवाया, इसमें कोई ऐसा शब्द है जो ना समझ में आया हो? हेडिंग, मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला। ठीक है, लिखिए। मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, माने सबसे अच्छा उदाहरण, अशोक के स्तंभ हैं। अगला फैक्ट, अशोक के स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। कामा,
लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं, कामा। एकास्मक हैं, अर्थात बिना किसी जोड़ के एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, तथा उन पर चमकदार पॉलिश चमकदार पॉलिश की गई है। ठीक है। अगला फैक्ट, अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर स्तंभों के शीर्ष पर सामान्यतः सिंह की आकृति बनी है। लेकिन डैश डैश नई लाइन से रामपुरवा रामपुरवा ब्रैकेट में चंपारण बिहार स्तंभ शीर्ष पर बैल की आकृति तथा फिर नई लाइन से संकिसा संकिसा स्थान है। ये रामपुरवा स्थान है, कहाँ है? चंपारण बिहार में। संकिसा स्थान है, कहाँ है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। संकिसा स्तंभ शीर्ष पर हाथी की आकृति बनी है। हाथी की आकृति बनी है। बातें समझ में आई? अशोक के जितने स्तंभ हैं उनके शीर्ष पर सामान्यतः सिंह की आकृति मौजूद है, लेकिन ये दो अपवाद है। अपवाद पूछा जाता है। रामपुरवा स्तंभ शीर्ष पर बैल की आकृति और संकिसा स्तंभ शीर्ष पर हाथी की आकृति बनी है। अगला फैक्ट, अशोक के स्तंभों में
सर्वोत्कृष्ट सारनाथ स्तंभ है। पूर्ण विराम, उसमें आगे सारनाथ स्तंभ शीर्ष पर परस्पर पीठ सटाए चार सिंह बैठे हैं। अब जब परस्पर पीठ सटा लेंगे, अभी चार लोग पीठ सटा के बैठिए, तो एक का मुख पूरब, एक का पश्चिम, एक का उत्तर, एक का दक्षिण स्वाभाविक हो जाएगा, तो चारों दिशाओं में, है ना। तो परस्पर पीठ सटाए हुए चार सिंह बैठे हैं तथा उन सिंहों के नीचे चार पशु, चार पशु, डैश करके चारों पशु का नाम लिखिए। हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, दौड़ते हुए दिखाए गए हैं। पूर्ण विराम, उसी में आगे प्रत्येक दो पशुओं के मध्य प्रत्येक दो पशुओं के मध्य चक्र बना है। देखो, जैसे हाथी और घोड़ा के बीच में एक चक्र, घोड़ा और बैल के बीच में दूसरा चक्र, बैल और सिंह के बीच में तीसरा चक्र, सिंह और हाथी के बीच में चौथा चक्र, है ना। क्या क्या मैं बोला? प्रत्येक दो पशुओं के बीच में के मध्य चक्र बना है तथा प्रत्येक चक्र में 32 तीलियां हैं, 32 तीली। पूर्ण विराम, उसी में आगे भारत का राजकीय चिन्ह, भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। बातें समझ में आई, है ना। देखो भैया, दो जगह चक्र आपके राजकीय चिन्ह में है, एक तिरंगे में और एक आपके राजकीय चिन्ह में। इसमें 32 तीलियां हैं और जो तिरंगा है उसमें 24, है ना। तो ये समझ में आ गया।
जितना मैं लिखवाया बहुत महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। जिनमें से 2 आज भी मौजूद हैं। नंबर 1, सांची का महास्तूप। नंबर 2, सारनाथ का धर्मराजी का स्तूप। ठीक है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, सांची महास्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ के धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था? उत्तर है अशोक। अगला फैक्ट, मंडल कूप। मंडल कूप, घेरेदार कुआं। इसका अर्थ समझे। मंडल कूप का निर्माण, का निर्माण मौर्य काल में आरंभ हुआ, है ना। देखो, जब तक हैंड पंप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत कुआं होता था। जैसे आजकल कुएं आपको दिखाई पड़ते हैं गोल राउंड में ईंटों से चिनाई किए हुए, उसी को मंडल कूप या घेरेदार कुआं कहा जाता है। इसकी शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। अगला फैक्ट, मौर्य काल का, मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट मृदभांड, मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन, सर्वोत्कृष्ट मृदभांड उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड हैं।
उत्तरी काले पालिस युक्त मृदभांड। ठीक है, देखिए अभी तक हमने आपको जो मृदभांड बताया है इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड हैं हम क्या बोल रहे थे? हाँ देखो भैया, हमने अभी तक आपको हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड बताए थे। मृदभांडों से प्रश्न बनता है, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड कैसे हैं? लाल अथवा गुलाबी रंग के मृदभांड, उन पर काले रंग से चित्रकारी, उसे लाल तथा काले मृदभांड कहा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता के सर्वोत्कृष्ट मृदभांड है। उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड हमने आपको लिखाया है, और मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट मृदभांड को क्या कहा जाता है? उत्तरी काले पालिश युक्त मृदभांड, है ना? तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मौर्य काल का एक पॉइंट और बचा है, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास है, या मैं उसे कह सकता हूं कि आधे घंटे 40 मिनट की। उस टॉपिक को कल हम लोग खत्म कर लेंगे। इसके बाद आप मान के चलिए मौर्योत्तर काल 1 घंटे में पढ़ाना है मुझे, है ना? सीधे फिर हम लोग कुषाण काल पे आ जाएंगे। कुषाण काल 1 घंटा, उसके आगे 3 घंटे में गुप्त काल। दैट मीन्स इसी सप्ताह में गुप्त काल खत्म हो जाएगा, है ना? और गुप्त काल जहां खत्म हुआ, थानेश्वर का पुष्य भूत या वर्धन वंश पढ़ के हम लोग एंशियंट कल्चर पे आ जाएंगे। जितने फिर समझिए एंशियंट पीरियड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत अधिक अब वक्त नहीं लगेगा। यदि आप लोगों की सलाह होगी, अगर आपको लगता है कि परीक्षा बड़ी जल्दी आ सकती है, तो यदि आप लोग चाहेंगे तो एंशियंट के बाद हम डायरेक्ट आपको मॉडर्न पढ़ाने लगेंगे। जैसा आप लोग चाहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं जानता हूं कितने दिनों में सिलेबस खत्म होता है। इन टाइम आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब यह है कि इतिहास विषय है, बहुत लेंदी है, बहुत उड़ा के आपको पढ़ाया नहीं जा सकता। फिर उड़ाने का मतलब है कोई अर्थ नहीं निकलता पढ़ने का, न पढ़ाने का, न आपको इतिहास समझ में आती है, और फालतू में हमारी भी इज्जत नीलाम होती है कि पता नहीं कहाँ पढ़ाए थे। बस ये समझ में आ रही है ना? मेरा मानना है कि आप 10 टॉपिक पढ़ो तो वहाँ के जो प्रश्न आए हमेशा आपकी परीक्षा में सही होता रहे। ये मेरी सोच है, ये मेरा स्वरूप भी है, ऐसा ही मैं करता भी हूँ, है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास है या संविधान वगैरह, जितना आप एक विषय है, संविधान जैसे 3 विषय हमारे इतिहास में एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न कम से कम समाहित हैं, है ना? तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आपके परीक्षाओं में 15-18 क्वेश्चन से कम आता है। पक्का आता है 150 में, कि नहीं आता इतिहास का? आता ही आता है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। कल की क्लास में हम लोग अशोक के अभिलेख चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।